हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 48 तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लिए थे। अब जल्दी से बढ़ते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते जाएंगे क्वेश्चन नंबर 49 पर। N, S and B were partners in a firm sharing profits and losses in the proportion of 1/2, तो 1/2, 1/6 एंड 1/3 रिस्पेक्टिवली। तो तीन पार्टनर्स थे N, S और B। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है तो कॉमन कर लेते हैं, इंटू 3/3 कर देंगे, इसको इंटू 2/2 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3/6 इज टू 1/6 इज टू 2/6। तो यहाँ पर आपका रेशियो क्या हो जाएगा 3:1:2। ठीक है, और बैलेंस शीट दी हुई है आपको एज एट 31 मार्च 2017। क्या क्या बोला गया है देखो, तीनों के कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं, बिल्स पेबल दिया है, जनरल रिजर्व के एक आइटम दिया है जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं। असेट साइड पे देखो, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड कैश। बी रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस ऑन द अबव डेट एंड द पार्टनर्स अग्रीड टू द फॉलोइंग। अब बी रिटायर हो रहा है, ठीक है, और पार्टनर्स ने क्या अग्री किया है, ध्यान से देखो। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस एंड स्टॉक को अप्रिशिएट करना है बाय 20% एंड 15% रिस्पेक्टिवली। मशीनरी एंड फर्नीचर वर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड 7% रिस्पेक्टिवली। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वॉज टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500. On B's retirement, goodwill of the firm was valued at 21,000, and the continuing partners decided to adjust their capital in their new profit sharing ratio after retirement of B. Surplus or deficit, if any, in their capital accounts was to be adjusted through their current accounts. ठीक है, तो यही हम जो करते आ रहे हैं वही करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। चलो, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस और स्टॉक को अप्रिशिएट करना है। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस को अप्रिशिएट करना है कितने से, 20% से। तो 40,000 का 20% कितना होता है, 8,000। तो 8,000 से असेट की वैल्यू बढ़ेगी, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे फायदा है बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद 15% से स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। तो स्टॉक देखो कितना हो जाता है, 22,000 का 15% दैट इज 3,300 से वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3,300। अगेन फ़ायदा है, असेट बढ़ रहा है बाय स्टॉक अकाउंट। चलो नेक्स्ट इसके बाद क्या बोला गया है, मशीनरी और फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10% से और 7% से। चलो, तो मशीनरी को 10% से डेप्रिशिएट करेंगे तो 30,000 का 10% कितना हो जाएगा 3,000। 3,000 से मशीन की वैल्यू को कम करना है, तो नुकसान है डेबिट साइड में, लिख देंगे 2 मशीनरी एंड 7% से किसकी वैल्यू को कम करना है हमें, फर्नीचर की वैल्यू को। तो फर्नीचर की वैल्यू देखो कितनी है, 12,000 का 7% कितना हो जाएगा 840। तो 840 रुपीज़ से हमें फर्नीचर को गिराना है, तो नुकसान है अगेन डेबिट साइड पे, 2 फर्नीचर अकाउंट। देन नेक्स्ट इसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को इंक्रीज करना है। तो प्रोविजन को अगर फॉर बैड डेट्स को अगर इंक्रीज कर रहे हैं 1500, मतलब लॉस की तैयारी को हम ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये नुकसान है 1500, इसको भी डेबिट कर देंगे। 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। चलिए, तो ये हो गया कंप्लीट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड आई थिंक हमने सारे एडजस्टमेंट्स ले लिए हैं। अब जल्दी से निकाल लेते हैं कि गेन आ रहा है या लॉस। तो क्लियरली क्रेडिट साइड आपको देखो ग्रेटर है, ठीक है। तो 8,000 प्लस 3,300 कितना हो गया 11,300। 11,300 में से माइनस करो 3,000 माइनस 840 माइनस 1,500 कितना हो जाएगा 5,960। तो 5,960 आपका क्या आ जाएगा 2 गेन ऑन रीवैल्यूएशन। तो 2 गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में।
तो यहाँ पर लिख देते हैं एन्स कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो एन एस बी ये 3 पार्टनर्स थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1:2। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको शेयर करते हैं 5960 को 3/6 हिस्सा कितना हो जाएगा 2980। ठीक है, 1/6 कितना हो जाएगा 993 एंड 2/6 हिस्सा कितना हो जाएगा 1987। तो इस तरह से जो गेन ऑन रीवैल्यूएशन है इसको आप तीनों पार्टनर्स में बांट दोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। देखो यहाँ पर गेन ऑन रीवैल्यूएशन सही आ गया 5960। चलिए अब बढ़ते हैं आगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स लिख लेते हैं एन, एस और बी। यहाँ पर भी लिख लेते हैं एन, एस और बी। अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इनके ओपनिंग बैलेंस से। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो बिफोर एडजस्टमेंट्स इनके कैपिटल अकाउंट्स कितने कितने थे 30,000, 30,000, 28,000। तो ये लिख लेते हैं हम 30,000, 30,000 एंड 28,000। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, और जनरल रिजर्व केक आइटम 12,000 को भी केक आइटम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1:2 के रेशियो में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय जनरल रिजर्व ठीक है, तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट ये हम बांट देंगे 12,000 को 3:1:2 के रेशियो में। तो 3/6 किसको मिल जाएगा एन को, ये हो जाएगा 6,000। 1/6 मिल जाएगा एस को 2,000 एंड 2/6 मिल जाएगा 4,000 बी को। यहाँ पर लिख लेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट भी ट्रांसफ़र कर देंगे जो गेन हुआ। तो गेन ऑन रीवैल्यूएशन को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं यहाँ पर कितना कितना किसको मिला 2980 993, 2980 993 एंड 1987। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए अब इसके बाद गुडविल दिया हुआ है, बी के रिटायरमेंट पे गुडविल ऑफ द फॉर्म कितनी थी 21,000। तो यहाँ पर हम वर्किंग कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट फर्म्स गुडविल 21,000। बीज शेयर इन गुडविल, तो बी की मेहनत का हिस्सा कितना होगा 3:1:2 रेशियो है। तो बी का कितना हिस्सा है 1/6 है, आई थिंक 2/6 है, यस। तो बी का देखो कितना हो जाएगा 2/6। तो 21,000 का 2/6 हिस्सा हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 21,000 का 2/6 हिस्सा हो जाएगा 7,000। तो 7,000 रुपीज़ जो है किसका है बी की मेहनत का हिस्सा है जिसका उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। कौन देगा गेनिंग पार्टनर्स। अब यहाँ पर देखो जो गेनिंग न्यू पार्टनर जो रिमेनिंग पार्टनर्स है बेसिकली उनका कुछ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है हमें यहाँ पर बी का रेशियो अगर हम काट देते हैं तो एन और एस का रिमेनिंग रेशियो क्या बच रहा है 3:1 बच रहा है। तो बस यही रेशियो उनका क्या हो जाएगा न्यू रेशियो और यही उनका गेनिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक है, तो बी जो भी अपना शेयर सैक्रिफाइस करके जाएगा छोड़कर जाएगा उसको एन और एस 3:1 के रेशियो में शेयर करेंगे। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:1। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि n कितना कॉम्पनसेट करेगा, n विल कॉम्पनसेट 7,000 इंटू 3/4
and S will compensate $7,000 इंटू 1/4। चलिए तो निकाल लेते हैं यहाँ पर। ये हो जाएगा 5250 और ये हो जाएगा 1750। तो इस तरह से दोनों मिलकर 7,000 का कॉम्पनसेशन बी को दे देंगे। ठीक है, तो दोनों गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे? डेबिट। तो यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेते हैं। 5250 एन देगा एंड 1750 एस देगा। किसको? बी को। तो 2B कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और बी को एन और एस से मिलेगा, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 7,000 से, तो 5250 उसको मिल रहा है एन से एंड 1750 उसको मिल रहा है एस से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय एन्स कैपिटल अकाउंट बाय एस कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो ये हमने कर लिया गुडविल का एडजस्टमेंट। अब और क्या बचा है? बस पूरी कहानी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है और यहाँ पर हम रिटायरिंग पार्टनर को कुछ भी पेमेंट तो कर नहीं रहे हैं, तो पूरा का पूरा जो अमाउंट ड्यू होगा उसको क्या कर देंगे हम? लोन अकाउंट में कन्वर्ट। तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम रिटायरिंग पार्टनर का टोटल कर लेते हैं। तो बी कितना था? 28,000 प्लस 4,000 प्लस 1987 प्लस 5250 प्लस 1750। तो ये कितना हो जाएगा? 40,987 हो जाएगा। इसमें से माइनस कुछ भी नहीं होगा, तो ये 40,987 का जो अमाउंट ड्यू हो जाएगा ये पूरा का पूरा किस में ट्रांसफ़र कर देंगे हम? बी के लोन अकाउंट में। तो ये हो जाएगा 2B's लोन अकाउंट। ठीक है, आ गया समझ में? अब यहाँ पर दूसरी वर्किंग क्या कर लेते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितना होने वाला है। तो सेकंड वर्किंग नोट, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म या रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म कितना होगा? ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ऑफ एन प्लस ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एस। चलो, तो दोनों के एन और एस के कितने अमाउंट ड्यू आ रहे हैं, कितने क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं वो निकाल लेते हैं। 30,000 प्लस 6,000 प्लस 2,980 माइनस 5,250। तो 33,730 आ रहा है एन का, प्लस एस का कितना आ रहा है देख लेते हैं यहाँ पर। 30,000 प्लस 2,000 प्लस 993 प्लस माइनस 1750। तो ये हो जाएगा 31,243। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 31,243। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 64,973। अब 64,973 को दोनों पार्टनर्स किस रेशियो में मेंटेन करेंगे? उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा, तो एन्स न्यू कैपिटल कितना उसको मेंटेन करना है और एस को कितना मेंटेन करना है वो हम निकाल लेते हैं। तो 3:1 का रेशियो होने वाला है, तो ये हो जाएगा 3/4 एंड ये हो जाएगा 1/4। चलिए, तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 4,8,730, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1,6,243। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लेते हैं। टू बैलेंस कैरीड डाउन 4,8,730। क्लोजिंग बैलेंस किसको मेंटेन करना है? एन को, ठीक है, एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड 16,243 एस को। चलिए, तो अब क्लियरली हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि इनका कितना एडजस्टमेंट होना है। देखो ध्यान से, ओल्ड कैपिटल इनका कितना है? 33,730, बट उसको मेंटेन कितना करना है? 48,730। तो 48,730 में से माइनस करो 33,730, कितना आ जाएगा? 15,000।
तो 15,000 एन को कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा, मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 15,000 एन के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, मतलब करेंट अकाउंट से पैसा लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय एन्स करेंट अकाउंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर 31,243 किसका है, एस का है, और उसको मेंटेन कितना करना है 16,243, तो मतलब उसका 15,000 से ज़्यादा है, तो 15,000 से तो उसका ज़्यादा कैपिटल है, वो क्या करेगा, उसको कम करेगा, तो डेबिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एस का 15,000 से हम कर देते हैं डेबिट, और वो अपने करेंट अकाउंट में यहाँ से अमाउंट ट्रांसफ़र कर देगा। तो टू एस करेंट अकाउंट। ठीक है, चलो, तो इस तरह से हमारा पूरा बैलेंस हो चुका है डेबिट क्रेडिट साइड। अब जल्दी से टोटल लगा लेते हैं। 5250 प्लस 48,730 ये हो जाएगा 53,980। ठीक है, ये बी का तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4987। चलिए, एस का कितना हो जाएगा 1750 प्लस 15,000 प्लस 16,243 हो जाएगा 32,993। एन का देखते हैं 30,000 प्लस 6,000 प्लस 2980 प्लस 15,000 ये हो जाएगा 53,980 एंड एस का हो जाएगा 32,993। इस तरह से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, आंसर्स देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखो 4987 क्या आ रहा है आपका, बी का लोन अकाउंट आ रहा है, देखो यही आ रहा था हमारा। ठीक है, दोनों पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस कितने कितने आ रहे हैं 48,730 एंड 16,243 बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। ठीक है, तो एन का करंट अकाउंट डेबिट होगा 15,000 से एंड एस का करंट अकाउंट क्रेडिट होगा 15,000 से, तो बिल्कुल सही हो रहा है ये। ठीक है, एन का करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है तभी एन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे 15,000 आ रहा है, तो एन के करंट अकाउंट से 15,000 वो लेकर आएगा और एस जो है इस अकाउंट से 15,000 रुपये अपने करंट अकाउंट में भेज देगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब बस लास्ट बैलेंस शीट और बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम बैलेंस शीट पे आ जाते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स की जगह अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैपिटल अकाउंट। बी का तो अब रहेगा नहीं, सिर्फ एन और एस का रहेगा, एन और एस। तो एन और एस का कितना है 48,730 और 16,243। ठीक है, तो 48,730 और 16,243 टोटल कितना कैपिटल आ रहा था इनका 64,973, तो 64,973 लिख लिया। और बी का क्या हो जाएगा लोन अकाउंट, तो बीज लोन अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर 40,987। ठीक है, चलिए इसके अलावा करंट अकाउंट्स को हम बाद में लिख लेंगे, लिख लेते हैं चलो साथ ही साथ। यहाँ पर ध्यान से देखो, एन का करंट अकाउंट क्या होगा, ध्यान से इसको क्रेडिट मत लिख देना, यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब एन का करंट अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट। तो एन का करंट अकाउंट 15,000 जो है वो यहाँ असेट साइड पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पर एस का जो करंट अकाउंट है वो क्रेडिट हो रहा है तभी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है। तो एस का करंट अकाउंट हम क्या कर देंगे 15,000 क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। चलिए अब बची हुई लाइबिलिटीज़ भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर क्या क्या किन किन चीज़ों में है डिफरेंस वो यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व तो रहा नहीं, बिल्स पेबल 12,000 थे और सन्डी क्रेडिटर्स 18,000 थे, बस यही बचा हुआ है। तो लिख लेते हैं हम 12,000 और 18,000। तो बिल्स पेबल 12,000 थे एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स 18,000 थे। ठीक है, असेट साइड पे देखो क्या क्या हो जाएगा, जल्दी से आ जाते हैं। तो असेट साइड में फ्री होल्ड प्रेमाइसेस 40,000 का था और फ्री होल्ड प्रेमाइसेस बढ़ गया कितने से
8,000 से, तो अब कितना हो जाएगा, 48,000 का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, $48,000। इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, मशीनरी 30,000 की थी, ठीक है, और मशीनरी 3,000 से कम हो गई, तो मशीनरी की वैल्यू कितनी बची, 27,000। तो मशीनरी हो जाएगी 27,000 की। नेक्स्ट इसके बाद फर्नीचर 12,000 का था, और फर्नीचर की वैल्यू कितने से कम हो गई, 840 से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फर्नीचर $12,000 माइनस 840 हो जाएगा आपका 11,160। देन नेक्स्ट इसके बाद क्या है, स्टॉक 22,000, ठीक है, तो स्टॉक 22,000 था, और कितना हो गया स्टॉक बढ़ गया 3,300 से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्टॉक 22,000 प्लस 3,300, तो ये हो जाएगा 25,300। नेक्स्ट इसके बाद डेटर्स 20,000 के थे, और प्रोविजन में भी डिफरेंस आ गया, देखो प्रोविजन आपका बढ़ गया है 1,500 से, ठीक है, तो आपका प्रोविजन अब कितना हो जाएगा, 1,000 से इंक्रीज करके 2,500 हो जाएगा। तो यहाँ पर दिखा देते हैं सन्ड्री डेटर्स, 20,000 माइनस प्रोविजन 2,500, तो 20,000 में से 2,500 माइनस किए तो हो जाएगा 17,500। नेक्स्ट इसके बाद कैश, तो कैश में और कोई चेंज नहीं है, तो कैश 7,000 हो जाएगा, यहाँ पर कैश लिख लेते हैं 7,000। चलिए, तो अब जल्दी से बैलेंस शीट का टोटल लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा, लायबिलिटी साइड 64,973 प्लस 40,987 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000, ये हो जाएगा 150,960। असेट साइड कितना हो जाएगा, 15,000 प्लस 48,000 प्लस 27,000 प्लस 11,160 प्लस 25,300 प्लस 17,500 प्लस 7,000, तो ये हो जाएगा 150,960। तो आपकी बैलेंस शीट भी टैली हो गई, ठीक है। यहाँ पर आंसर्स चेक कर लेते हैं एक बार, तो 150,960 आपका बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है। तो परफेक्टली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है, आफ्टर बीज रिटायरमेंट, ठीक है। और प्रॉपर वर्किंग नोट्स भी आपको इस तरह से बनाने हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 50। लीना, मदन एंड नरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:3। तो 3 पार्टनर्स है, लीना, मदन और नरेश, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 2:2:3। ऑन 31 मार्च 2015 their बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। तो 31 मार्च 2015 को इनकी बैलेंस शीट दी हुई है, क्या क्या दिया है देखो, ट्रेड क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म डेट्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आउटसाइड लायबिलिटी, इसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, और तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। असेट साइड में क्या क्या दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, बैंक एंड डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। ओहो, मतलब क्या है ये, कचरा आइटम। तो डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कचरा आइटम आपको दे दिया है, जो आपको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ऑन 31 मार्च 2015 मदन रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म and the remaining partners decided to carry on the business. It was decided to revalue assets and liabilities as under. तो कौन रिटायर हो रहा है, मदन रिटायर हो रहा है। अब सिर्फ लीना और नरेश बचेंगे जो कंटिन्यू करेंगे इस फर्म में, ठीक है। और उन्होंने क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किए देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है बाय ₹2,40,000 एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है बाय 10%। 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट्स जितनी भी थी बुक वैल्यू की, उसका 50% जो है रिटायरिंग पार्टनर दैट इज मदन ने उतनी इन्वेस्टमेंट्स को खरीद लिया, अक्वायर कर लिया। एंड ओल्ड कस्टमर मोहित, जिसका अकाउंट कंप्लीटली रिटर्न ऑफ था बुक्स में एज बैड डेट,
had promised to pay ₹7,000 in settlement of his full debt of ₹10,000. ठीक है, इसका क्या एडजस्टमेंट होंगे वो मैं डिस्कस करूंगी. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स. ठीक है, तो प्रोविजन हमें बनाना है डाउटफुल डेट्स पर. क्लोजिंग स्टॉक विल बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज ₹1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू. तो क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू करेंगे मार्केट प्राइस पे, जो अभी जो करंट हमारी बुक वैल्यू दिख रही है उससे 1 लाख कम है. इसका मतलब क्या है, घुमा फिरा के उन्होंने बोल दिया कि स्टॉक की वैल्यू 1 लाख से कम हो गई है. समझ में आ रहा है. Goodwill of the firm be valued at ₹5,60,000 and Madan's share of goodwill will be adjusted in the accounts of Leena and Naresh. ठीक है, तो गुडविल का वैल्यूएशन दे दिया गया है एंड उसके अकॉर्डिंगली उसमें मदन का क्या शेयर होगा, गेनिंग पार्टनर्स कॉम्पनसेशन देंगे. लीना एंड नरेश डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो देखो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दिया है 3:2. आ रहा है समझ में. द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 32 लाख. तो यहाँ पर डिसाइड कर लिया कि जो टोटल कैपिटल होगा नई फर्म का वो टोटल 32 लाख होगा, दोनों पार्टनर्स का मिला के जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, विच विल बी इन द प्रपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ लीना एंड नरेश. और उसको हम क्या करेंगे, लीना और नरेश के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको मेंटेन करना होगा. अमाउंट ड्यू टू मदन वॉज सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन इज फेवर पेबल आफ्टर 4 months. ठीक है, तो जो भी अमाउंट ड्यू था मदन को उसको हम सेटल कर रहे हैं बाय इशूइंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज. मतलब बिल्स पेबल हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे लोन अकाउंट में कन्वर्ट होने की जगह बिल्स पेबल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा. समझ में आ रहा है. प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर मदन्स रिटायरमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने प्यारे से रीवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या आ जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है बाय 2,40,000. तो असेट बढ़ रहा है, फायदा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा. तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट $2,40,000. इसके बाद नेक्स्ट मशीनरी को डेप्रीशिएट करना है 10% से. अब मशीनरी कितनी थी, 5 लाख, इसका 10% कितना हो जाएगा 50,000. तो मशीनरी में गिरावट आ जाएगी 50,000 से. नुकसान है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट. इसके बाद नेक्स्ट 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बस बता रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का 50% जो है रिटायरिंग पार्टनर खरीद लेगा. एन ओल्ड कस्टमर मोहित हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट. ठीक है, तो एक कस्टमर था मोहित, फर्म का एक कस्टमर था या डेटर था मोहित, जिसका अकाउंट बुक्स में हम राइट ऑफ कर चुके हैं कंप्लीटली एज बैड डेट्स. उसने प्रॉमिस किया था कि वो 7,000 सेटलमेंट में देगा, उसके फुल डेट जो उसको 10,000 रुपये देने थे उसके अगेंस्ट वो 7,000 देगा. बट अभी दिया क्या, नहीं दिया ना. जब देगा तब समझेंगे, बट अभी बुक्स में राइट ऑफ हो चुका है कम्प्लीटली. ठीक है, तो बुक्स में अगर ये मोहित का अकाउंट राइट ऑफ हो चुका है तो इसका अभी हम कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे. ठीक है, अब अगर ये मोहित 7,000 जो उसने प्रॉमिस किया है वो दे देता है तो वो 7,000 फिर क्या हो जाएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाएगा. समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर्स. तो इसका भी हमारा कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि सिर्फ प्रॉमिस करने से आप उसकी एंट्री नहीं कर दोगे. समझ में आ रहा है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम बना लेते हैं 5% डेटर्स पे. आ जाओ यहाँ पर, डेटर्स क्या बोल रहे हैं. तो सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, देखो 4 लाख. तो 4 लाख पे 5% कितना हो जाएगा 20,000. ठीक है, तो 20,000 से प्रोविजन क्रिएट करना है. तो प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं तो नुकसान है, 20,000 रुपीज़ से आप डेबिट कर दोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और क्या बचा है. क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 1 लाख रुपए से कम करनी है. ठीक है, जो अभी बुक वैल्यू है उससे 1 लाख कम मार्केट प्राइस है तो 1 लाख से कम करेंगे. तो यहाँ पर 1 लाख से असेट कम हो रहा है, अगेन नुकसान है, डेबिट हो जाएगा. तो 1 लाख डेबिट साइड पे लिख देंगे टू क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट. इसके बाद नेक्स्ट
ठीक है, तो बाकी और कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं है अब रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, तो रीवैल्यूएशन को हम कर लेते हैं क्लोज। तो जल्दी से देख लो कितना हो जाएगा। क्रेडिट साइड का आपका बैलेंस ज़्यादा आ रहा है तो 2,40,000 क्रेडिट साइड का फ़ायदा है। 2,40,000 में से जब आप नुकसान माइनस करोगे डेबिट साइड वाले, तो -50,000 -20,000 -1,00,000, तो आपका बचेगा नेट प्रॉफिट या गेन ऑन रीवैल्यूएशन 70,000 का। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू, अब तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम बांट देंगे और किस रेशियो में बांटेंगे, उनका एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:3। तो लीना, मदन एंड नरेश, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लीनास कैपिटल अकाउंट, मदन्स कैपिटल अकाउंट एंड नरेश कैपिटल अकाउंट। टू इज टू 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/7, 2/7 और ये हो जाएगा 3/7। चलो, तो 70,000 को 2:3 के रेशियो में बांटो, कितना हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 30,000। ठीक है, इस तरह से आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट पूरा कंप्लीट होता है। जल्दी से देख लो। ठीक है, तो गेन या प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन आपका कितना आ गया, 70,000 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आप नोट डाल दोगे एक कि एडजस्टमेंट नंबर 3, दैट इज एन ओल्ड कस्टमर मोहित हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट हैज प्रॉमिस्ड टू पे 7,000 इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज डेटर्स। इफ दिस प्रॉमिस वाज इन राइटिंग it could be treated as debtors and revaluation profit would have been increased by rupees 7,000. However, amount of provision for doubtful debts would have increased by 350 rupees. Thus, net increase in revaluation profit would be 6,650. There is another view that promise to pay be recognized as income, bad debts recovered and debtors be increased by 7,000. As a result, provision for doubtful debts will increase by 350. ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल वही बात कही है जो मैंने आपको कहा था कि भाई मोहित ने सिर्फ प्रॉमिस किया है, उसका पहले तो अकाउंट्स हमने राइट ऑफ कर दिया था, तो अब वो डेटर तो रहा ही नहीं। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट को आपको बस ध्यान रखना है, इसका अभी आप कुछ ट्रीटमेंट नहीं करोगे क्योंकि सिर्फ प्रॉमिस कर देने से, ठीक है, और रिटर्न में तो कुछ प्रॉमिस किया नहीं है, सिर्फ प्रॉमिस कर देने से उसको आप अपनी बुक्स में रिकग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि उसने एक बार ऑलरेडी धोखा दे चुका है। अब उसके बाद दोबारा वो प्रॉमिस कर रहा है, तो उस पर जब तक वो राइटिंग में नहीं देता कि वो 7,000 पे कर देगा, तब तक इसका हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा था जब एक्चुअली 7,000 मिल जाएगा या ये राइटिंग में दे देगा, तब उसको हम एज बैड डेट्स रिकवर्ड दिखा सकते थे, बट ये डेटर अब नहीं रहा। ठीक है, तो इसको आप इंक्रीज इन डेटर्स की तरह नहीं दिखा सकते। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको हमने बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिया था। मैं इस तरह ये वाला कॉन्सेप्ट पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस चैप्टर्स में, इवन 11th क्लास में जब हमने बैड डेट्स का पूरा कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर एक बार किसी डेटर को एज बैड डेट्स हमने मान लिया, ठीक है, तो जब उससे अगर हमें गलती से पैसा, भगवान की कृपा से हमें अगर उससे पैसा मिलता है, तो उसको हम कभी भी इंक्रीज इन डेटर्स की तरह नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो इंसान अब डेटर रहा ही नहीं, उसको राइट ऑफ कर दिया है बैड डेट्स, तो उसको एक तरह से क्या दिखाते हैं, बैड डेट्स, जिनको हमने बैड डेट्स मान लिया वो रिकवरी हो गई, तो इसलिए बैड डेट्स रिकवर्ड एज एन इनकम दिखाते हैं। समझ में आ रहा है? तो 7,000 को हम एज बैड डेट्स रिकवर्ड ट्रीट करते हैं। अगर एक्चुअली मिल जाता तो या रिटर्न में नोटिस मिलता, बट यहाँ पर सिर्फ उसने प्रॉमिस कर दिया है, तो हम उस पर भरोसा करके उसकी बुक्स में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो बस इस वाले पूरे क्वेश्चन में एक ये इंपॉर्टेंट एक नया पॉइंट था जो आपने सीखा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? चलो, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जल्दी से देख लो, इसमें कुछ भी डाउट हो तो पूछो। चलिए, अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम पहले तीनों पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं। लीना, मदन एंड नरेश।
यहाँ पर भी लिख लेते हैं लीना, मदन एंड नरेश। चलिए, तो कैपिटल अकाउंट की सबसे पहली शुरुआत किससे होगी? जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो बैलेंस दिया है बिफोर ऑल द एडजस्टमेंट्स, उसको हम लिख लेते हैं, पुरानी बैलेंस शीट से ले लेते हैं। 12,50,000, 8 लाख एंड 10,50,000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12,50,000, 8 लाख एंड 10,50,000। ठीक है। अब इसके अलावा और क्या, पहला एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन से जो गेन हुआ वो तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। कितना कितना? 20, 20 और 30। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 20,000, 20,000 और 30,000। ये हो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट गेन। ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पर डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर एक कचरा आइटम था 1 लाख रुपए का। इसको भी हम क्या कर देंगे? तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में? 2:2:3 के रेशियो में। तो यहाँ पर राइट ऑफ कर देंगे। डेबिट था, इसको क्रेडिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। तो 2 डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए, तो 1 लाख को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:2:3 के रेशियो में। कितना हो जाएगा? 28,571, 28,571 और ये हो जाएगा 42,858 ले सकते हैं इसको। ठीक है। तो 28,571, 28,571 एंड 42,858, इस तरह से आप 1 लाख को राइट ऑफ कर दोगे तीनों पार्टनर्स के अकाउंट में। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कचरा आइटम। चलिए, तो ये हमारा बैलेंस शीट का भी हमने एक एडजस्टमेंट उठा लिया जो हमें करना था। अब इसके अलावा ध्यान से देखो क्या क्या बचा है। लैंड एंड बिल्डिंग, ये वाला चीज़ हमने कर ली। 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर एट बुक वैल्यू। तो मदन ने जो इन्वेस्टमेंट्स था, कितने थे इन्वेस्टमेंट्स? 2 लाख रुपए के थे। तो उसका 50% दैट इज़ 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट मदन ने क्या कर लिया? टेक ओवर कर लिया या खरीद लिया। तो इन्वेस्टमेंट्स हम बेसिकली मदन को बेच रहे हैं। ठीक है। तो मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स की एंट्री हो जाएगी। उसके कैपिटल अकाउंट से हम रिकवरी कर लेंगे। तो मदन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। कितना हो जाएगा? 1 लाख। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2 लाख का 50%। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट्स का भी हमने ट्रीटमेंट कर लिया। अब इसके बाद देखो ध्यान से, इसका तो कोई ट्रीटमेंट होगा नहीं। इसके बाद क्या बच रहा है? गुडविल। चलिए, तो गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर वर्किंग नोट हम बना लेते हैं। तो हमारा वर्किंग नोट हो जाएगा फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू, फर्म की गुडविल देखो कितनी दी हुई है। यहाँ पर फर्म की गुडविल दी हुई है 5,60,000। अब इसमें मदन का शेयर कितना होगा? ध्यान से देखो, मदन का शेयर होगा 2/7। ठीक है। तो 5,60,000 में 2/7 शेयर मदन का होगा। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्म्स गुडविल है 5,60,000। तो मदन्स शेयर इन गुडविल इज इक्वल टू 5,60,000 का 2/7
तो ये हो जाएगा 1,60,000। तो 1,60,000 मदन का मेहनत का हिस्सा हो गया गुडविल में, जिसको कॉम्पनसेशन देंगे कौन? गेनिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं लीना और नरेश, ये लोग कितना गेन कर रहे हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है क्या? 3:2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं लीना, नरेश, ये हो जाएगा आपका न्यू रेशियो में से जब हम उनका पुराना रेशियो माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा कि रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद इन्होंने कितना कितना गेन किया। चलो, तो न्यू रेशियो है 3:2, तो ये हो जाएगा 3/5 एंड 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो। देखो लीना और नरेश का क्या हो जाएगा, ध्यान से, लीना का हो जाएगा 2/7 एंड नरेश का हो जाएगा 3/7। ठीक है, चलो तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2/7 और 3/7। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा 35, 21 माइनस 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 11/35। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं 35, ये आ जाएगा आपका 14 माइनस 15। ओहो, तो ये आ गया -1/35। इसका मतलब क्या हो रहा है, नरेश का गेन क्या हो रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, किसने भी सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, नरेश का ओल्ड रेशियो ज़्यादा था न्यू रेशियो से, तभी आपने जब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो किया तो इसका नेगेटिव में आंसर आ गया। तो इसने 1/35 क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ गेन कौन कर रहा है मदन के जाने से, सिर्फ और सिर्फ लीना गेन कर रही है। ठीक है, मदन भी अपना हिस्सा सैक्रिफाइस करके जा रहा है और नरेश ने भी अपना कुछ हिस्सा सैक्रिफाइस किया। तो यहाँ पर क्लियरली लीना को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, किसको, सिर्फ मदन को ही नहीं, नरेश को भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे लीना विल कॉम्पनसेट टू मदन कितना, 1,60,000, पूरा का पूरा 1,60,000 का जो कॉम्पनसेशन, जो इसका मेहनत का हिस्सा है वो लीना कॉम्पनसेशन देगी। ठीक है, और सिमिलरली नरेश को भी उसके सैक्रिफाइस का हिस्सा जो है, नरेश ने कितना सैक्रिफाइस किया, ध्यान से देखो, गुडविल 5,60,000 थी, उसमें से 1/35 हिस्सा जो है 1/35 नरेश सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 16,000। तो 16,000 रुपीज़ लीना जो है नरेश को कॉम्पनसेशन देगी उसके सैक्रिफाइस के लिए। ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर को 1,60,000 का कॉम्पनसेशन देगी लीना, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नरेश जो है उसको 16,000 का कॉम्पनसेशन देगी लीना। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्लियरली एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, एंड टू आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 1,60,000 से और 16,000 से। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं लीना का डेबिट 1,60,000 से डेबिट होगा एंड 16,000 से डेबिट होगा। ठीक है, तो 1,60,000 लीना किसको देगी, टू आपका जो रिटायरिंग पार्टनर है दैट इज मदन, तो टू मदन्स कैपिटल अकाउंट, और 16,000 लीना किसको देगी, जो आपका नरेश सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो टू नरेश कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मदन और नरेश दोनों को मिलेगा लीना से कॉम्पनसेशन। ठीक है, तो मदन को कितना मिलेगा, 1,60,000 मिलेगा, और नरेश को कितना मिलेगा, 16,000 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बाय लीनास कैपिटल अकाउंट। चलिए, तो ये पूरा गुडविल का भी हमने एडजस्टमेंट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर रिटायरिंग और सैक्रिफाइसिंग दोनों पार्टनर को कॉम्पनसेशन दे रही है जो गेनिंग पार्टनर है लीना। समझ में आ गया इतना।
चलो, तो गुडविल का एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या कहा गया है, ध्यान से देखो, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 32 लाख। तो क्लियरली बोल दिया कि 32 लाख तो हमारा टोटल कैपिटल मेंटेन करना है फर्म का, जिसको लीना और नरेश जो रिमेनिंग पार्टनर है अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करेंगे, दैट इज 3:2 के रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस हमें दे दिया गया है, हम निकाल लेते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका दोनों पार्टनर्स का क्लोजिंग बैलेंस होगा। टू बैलेंस कैरीड डाउन, सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा कितना, 32 लाख टोटल मेंटेन करना है 3:2 के रेशियो में। ठीक है, तो 32 लाख का 3/5 हिस्सा लीना का होगा, दैट इज 19,20,000। लीना को क्लोजिंग बैलेंस रखना है अपने कैपिटल का, एंड 2/5 हिस्सा दैट इज 12,80,000 जो है नरेश को अपना क्लोजिंग बैलेंस रखना होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर लीना का कितना था, लीना का 12,50,000 प्लस 20,000, ये हो जाएगा 12,70,000। माइनस करो ये सारी चीज़ें, माइनस 28,571 माइनस 1,60,000 माइनस 16,000। तो लीना का अभी एडजस्टेड कैपिटल कितना आ रहा है, 10,65,429, बट उसको मेंटेन कितना करना है, 19,20,000। तो क्लियरली उसको अपने घर से पैसा लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, कितना लेकर आना पड़ेगा, 8,54,571। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। कुछ बताया नहीं गया है कि एडजस्टमेंट कैसे होगा, तो हम वो कैश लेकर आएगी घर से। ठीक है, तो लीना अपने घर से 8,54,571 रुपीज़ लेकर आएगी, ताकि उसका क्लोजिंग बैलेंस 19,20,000 मेंटेन हो सके। समझ में आ रहा है। इसी तरह से हम नरेश का भी निकाल लेते हैं। चलो, तो नरेश का कितना हो रहा है, देखो 10,50,000 प्लस 30,000 प्लस 16,000 माइनस 42,858, तो कितना हो गया, 10,53,142। तो यहाँ पर नरेश का अभी करेंटली एडजस्टेड कैपिटल कितना आ रहा है, 10,53,142, बट उसको कितना मेंटेन करना है, 12,80,000 करना है। इसका मतलब अभी कैपिटल कम पड़ रहा है, तो उसको अपने घर से लेकर आना पड़ेगा। कितना लेके आना पड़ेगा, 226,858 लेकर आना पड़ेगा। तो 2,26,858 रुपीज़ नरेश अपने घर से लेकर आएगा, ताकि वो 12,80,000 का कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन कर सके। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जितना भी कैपिटल कम पड़ रहा था, जितना क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करने में उनका कैपिटल कम पड़ रहा था, वो अपने घर से कैश लेकर आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे ऐसा नहीं दिया हुआ है। अब इसी तरह से मदन का निकाल लेते हैं। चलो, तो मदन 8 लाख प्लस 20,000 प्लस 1,60,000 माइनस 28,571 माइनस 1 लाख, तो ये आ जाएगा 851,429। तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये बेसिकली कैपिटल का नहीं होगा, ये अमाउंट ड्यू है जो मदन को देगी फर्म। ठीक है, तो अभी उसके लोन अकाउंट में कन्वर्ट नहीं करना है। उन्होंने कहा है कि एज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम इशू करेंगे, जो 4 मंथ्स में पे ऑफ कर देंगे, तो इसको हम 2 बिल्स पेबल अकाउंट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इस 851,429 रुपीज़ का प्रॉमिस कर दिया मदन को बिल्स पेबल के फॉर्म में कि हम आपको 4 महीने में इसको पे कर देंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा था कि बाय एक्सेप्टिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन इज फेवर पेबल आफ्टर 4 मंथ्स। चलिए, तो यहाँ पर अब हम ज़रा टोटल लगा लेते हैं तीनों साइड्स के। तो ये हो जाएगा 28,571 प्लस 1,60,000 प्लस 16,000 प्लस 19,20,000, तो ये हो जाएगा 24,571। ये हो जाएगा 28,571 प्लस 1 लाख प्लस 851,429, तो ये आ जाएगा 9,80,000। ये हो जाएगा 42,858 प्लस 12,80,000, तो 13,22,858। ठीक है, इसी तरह लीना का कितना हो जाएगा, 12,50,000 प्लस 20,000 प्लस 8,54,571, तो ये हो जाएगा 21,24,571।
571, ठीक है। मदन का कितना हो जाएगा 8 लाख प्लस 20,000 प्लस 1,60,000, तो ये भी आपका हो गया 9,80,000। तो बिल्कुल परफेक्टली आपका डेबिट क्रेडिट साइड मैच हो रहा है। 10,50,000 प्लस 30,000 प्लस 16,000 प्लस 226,858, ठीक है। इस तरह से आप कई बार क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपका बैलेंस इक्वल आ रहा है कि नहीं, मतलब आपका बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपने सही निकाला है, ठीक है। हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पर पूरा कंप्लीट होता है। चलो तो एक बार इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पर आंसर्स क्या आ रहे हैं हमारे। बिल्स पेबल 851,429, देखो यही आ रहा है, बिल्स पेबल 851,429, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंसेस कितने आ रहे हैं कैपिटल अकाउंट्स के, 19,20,000 एंड 12,80,000, ठीक है। एंड कैश ब्रॉट बाय लीना 854,571, 226,858, ठीक है। परफेक्टली बिल्कुल मैच हो चुका है। चलिए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद अब हम लास्ट में बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो ये हो जाएगी बैलेंस शीट आफ्टर मदन्स रिटायरमेंट। मदन के रिटायरमेंट के बाद जो नई फर्म होगी उसकी क्या बैलेंस शीट, अपडेटेड बैलेंस शीट होगी, वो हम बना रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले आ जाते हैं, पुरानी बैलेंस शीट को देखते जाएंगे और उसको अपडेट करते जाएंगे जो भी एडजस्टमेंट्स हुए हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स में कोई भी चेंज नहीं है, 1,60,000 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट में भी कोई चेंज नहीं है, 44,000 ही रहेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1,60,000 एंड 44,000, ये हो जाएंगे ट्रेड क्रेडिटर्स, और ये हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। $44,000 का, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद लॉन्ग टर्म डेट्स में भी कोई चेंज नहीं है, 4 लाख ही रहेगा एंड 76,000 का एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो 4 लाख एंड 76,000, तो ये हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म डेट्स एंड ये हो जाएगा आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कैपिटल्स तीनों पार्टनर्स के दिए हुए हैं। यहाँ पर मदन का तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं रहेगा क्योंकि मदन अब कैपिटल शेयर नहीं करेगा क्योंकि अब वो रिटायर हो रहा है। तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस था उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पे, बिल्स पेबल अकाउंट में। तो 851,429 आपका क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल। ठीक है। और बाकी दो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स हो जाएंगे लीना एंड नरेश। तो लीना और नरेश कितना क्लोजिंग बैलेंस है उनका, देखो 19,20,000 एंड 12,80,000। तो 19,20,000 एंड 12,80,000, तो ये आपका टोटल हो जाएगा कितना, 32 लाख। तो 32 लाख का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया लाइबिलिटी साइड कंप्लीट। अब आ जाते हैं असेट साइड। तो लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख का था, लैंड एंड बिल्डिंग में चेंज आया, ठीक है, इंक्रीज हुआ 2,40,000 से। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग 12,40,000, ठीक है, 2,40,000 से इंक्रीज हो गया। देन नेक्स्ट मशीनरी 5 लाख थी, मशीनरी आपकी डिक्रीज हो गई कितने से, 50,000 से। तो मशीनरी की अब वैल्यू कितनी बची, 4,50,000। 5 लाख माइनस 50,000 हो जाएगा आपका 4,50,000। इसके बाद नेक्स्ट
फर्नीचर 7 लाख का था, ठीक है, तो फर्नीचर में कुछ भी चेंज नहीं आया है, तो फर्नीचर को हम लिख देंगे 7 लाख। इसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स 2 लाख के थे, इसमें से 1 लाख रुपए का मदन ने एक्वायर कर लिया, तो बचा कितना है इन्वेस्टमेंट्स, फर्म के पास सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट्स बचे हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख। इसके बाद नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख का था और क्लोजिंग स्टॉक को 1 लाख रुपए से डिक्रीज कर दिया है, तो अब क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, 7 लाख का बचेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक 7 लाख। इसके बाद नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स 4 लाख के थे, ठीक है, अब 4 लाख में से हमने प्रोविजन बना लिया, कितना 20,000 का प्रोविजन बना दिया, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे सन्ड्री डेटर्स 4 लाख माइनस प्रोविजन कितना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मैं डीडी लिख रही हूँ शॉर्ट में, 20,000, तो कितना हो जाएगा 3,80,000 हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या बचा, देखो असेट साइड पे बैंक, ठीक है, तो बैंक 80,000 था, अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो रहा नहीं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बैंक 80,000। अब बैंक में कुछ चेंज तो आएगा, क्या चेंज आएगा, अगर आपको याद हो अपना कैपिटल मेंटेन करने के लिए ये दोनों पार्टनर्स अपने घर से कैश लेकर आए थे, ठीक है, 854,571, तो 854,571 प्लस 226,858, ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर सीधे बाय बैंक अकाउंट लिख लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, आप चाहो तो इसको कैश एट बैंक की तरह भी मान सकते हो, बट हम डायरेक्ट बाय बैंक अकाउंट लिख लेते हैं, तो इससे हमारा क्या होगा, डायरेक्ट जो बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस था उसमें हमने इसी को ऐड कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा आपका 80,000 प्लस 854,571 प्लस 226,858, तो ये हो जाएगा 11,61,429। चलिए अब टोटल कर लेते हैं हम असेट्स और लायबिलिटी साइड का। आप चाहो तो या तो बैंक को 80,000 ही दिखा के अलग से कैश इतना दिखा सकते हो, यहाँ पर मैंने टोटल सब कुछ बैंक अकाउंट में जितना पैसा आया वो ऐड कर दिया, ठीक है, और उसको मैंने एज बैंक अकाउंट में टोटल अमाउंट दिखा दिया। चलिए 1,60,000 प्लस 44,000 प्लस 4 लाख प्लस 76,000 प्लस 8,51,429 प्लस 32 लाख, कितना हो जाएगा 47,31,429, ठीक है। इसी तरह असेट साइड देखो 12,40,000 4,50,000 प्लस 7 लाख प्लस 1 लाख प्लस 7 लाख प्लस 3,80,000 प्लस 11,61,429, ये हो जाएगा आपका 47,31,429। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट भी टैली हो गई। तो यहाँ पर देखो बैलेंस शीट में आंसर क्या आ रहा है 47,31,429। तो परफेक्टली आपका आंसर यहाँ पर मैच हो चुका है। जल्दी से देख लो, बैलेंस शीट में कोई डाउट हो तो पूछ लो। हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया, बैलेंस शीट बना ली और ये वर्किंग नोट्स बना लिए, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए, तो आज हमने जो भी 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए, इसमें अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, डाउट हो तो अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।